वेलकम बैक नाजरीन। बदलता मौसम और उस हवाले से हमने आपको अपडेट किया ब्रेक से पहले, लेकिन अब कुछ बात करेंगे उस मौसम के असरात के हवाले से और फिर कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसी बीमारियां जो तादेर रहती हैं और हम दवाइयों की तलाश में और किसी मसीहा की तलाश में जगह जगह मारे मारे फिरते हैं। लेकिन वैसे ही है ना कि जो है बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में कुछ ऐसे ही मामलात होते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि कहाँ पे हमारा मसीहा मौजूद है। बाज़ औक़ात खुदा की ज़ात अगर दुरुस्त रहनुमाई कर दे तो हम बहुत जल्द पहुँच जाते हैं। नेहो न्यूज़ जो है वो पाकिस्तानियों के लिए आज एक ऐसे ही मसीहा को लेकर आया है स्टूडियोज़ में जो तमाम तर जो पट्ठों के अमराज हैं, जो जोड़ों के अमराज हैं और उसके साथ साथ बिलखुसूस बैकबोन, कमर का जो दर्द है, रीढ़ की जो हड्डी है, उसके हवाले से हम गोलियां और दवाइयां बेशुमार खाते हैं लेकिन आराम नहीं आता। लेकिन एक ऐसा मसीहा जिसका नाम कर्नल रिटायर्ड जावेद मिर्जा है, वो हमारे साथ आज मौजूद है यहाँ पे और बिना किसी दवाई के जो है वो इलाज करते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू सो मच। कर्नल साहब, बात हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ क्योंकि करते हैं, वक्त हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो हम अपना आगाज़ से करें कि बीमारियां बहुत सारी हैं। हमने सुना है कि जोड़ों का दर्द है, कंधों का दर्द है, जी पट्ठों का दर्द है, लेकिन कायरोप्रैक्टर हमारे एक ख़ास टर्म यूज़ की जाती है जिसके बारे में हमारे नाज़रीन को नहीं पता। मैं चाहूँगी पहले तो आप उनको वो बता दें कि क्या होता है। जी, कायरोप्रैक्टर एक्चुअली डील करता है स्पाइनल कॉर्ड से मुंसलिक तमाम अमराज को। वो तमाम अमराज जो हमारी रीढ़ की हड्डी से, बैकबोन से पैदा होते हैं, क्योंकि आप जानती हो कि तमाम तर बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन का इन्हिसार बैकबोन पे है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड इससे मुंसलिक जितने हराम मगज़ के असाब हैं हमारे खून की गर्दिश को कंट्रोल करते हैं। तमाम तर मैसेज जो हैं बॉडी से माइंड, माइंड से बॉडी को इसी के ज़रिए जाते हैं। इसको जो करेक्ट करता है, जिसमें स्ट्रेस आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, जो मोहरों में अपनी जगह छोड़ जाती हैं, डिस्क स्लिप हो जाती है, उनको जो बगैर दवाइयों के डील करता है वो कायरोप्रैक्टर कहलाता है। और ये तमाम दुनिया में है, एक्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन बाकी दुनिया में इलाज बहुत कॉमन है। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि कायरोप्रैक्टर के मुतालिक तो आपने हमें बता दिया, लेकिन हमने आम रूटीन में देखा है कि ख़वातीन में खासकर कमर के जो मसाइल हैं, रीढ़ की हड्डी के डिस्क फ्लिप हो जाना, मोरों के अमराज, इनकी रेशो ज़्यादा है जॉइंट्स के मुकाबले में। इसकी बेसिक वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह यह है कि उन्होंने ख़वातीन ने एक प्रोसेस से गुजरना होता है और आमतौर पे शादी के बाद उनको ज़चगी से गुजरना पड़ता है। हड्डियाँ हमारी 7 चीज़ों से बनी हैं: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर और फ्लोराइड। इन सब की जब जिस्म से जिस्म निकलता है तो उनसे कमी हो जाती है। इसके अलावा भी चूँकि ख़वातीन और ख़ास तौर पे लड़कियां डाइटिंग पे आम तौर पे बिलीव करती हैं, इंस्टेड के अपने जिस्म को मजबूत रखें लेकिन जिस्मानी वर्जिश से अपने आप को स्मार्ट रखें, वो डाइटिंग करती हैं और बाद में इन चीज़ों की कमी आ जाती है, ख़ास तौर पर ज़चगी के बाद। और अगर इन चीज़ों को रिफिल ना किया जाए या इन चीज़ों को हासिल ना किया जाए या इन चीज़ों को डाइट या सप्लीमेंट्स के जरिए पूरा ना किया जाए तो जिस्म में ये तमाम तर अमराज स्पेशली ख़वातीन में सही। कर्नल साहब, आप 8 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, आपने यकीनन अपनी किताबों में भी पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ों का जिक्र किया होगा। ये भी बताइएगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है जिसकी वजह से हमारे कंधों में बिलखुसूस और इससे जो मुल्हिका जो हमारे रेशे जिसे हम कह दें मसल्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे बचने का क्या तरीका है? जी, मैं वकास ये कहना चाहूँगा कि हमारी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का तल्लुक हमारे दिमाग के हिस्से सबकॉन्शियस यानी लाशऊर से है। तमाम तर ख्यालात जितने आते हैं वो लाशऊर से आते हैं। मैं उसकी मिसाल ऐसे देना चाहूँगा और उसमें रिसर्च का भी एक हवाला देना चाहूँगा। रिसर्च के मुताबिक हर इंसान को 24 घंटे के अंदर 12,000 से लेके 72,000 तक ख्यालात आते हैं और जिनमें से 90% का तल्लुक माजी से होता है। ऐसे लोग, हसास लोग जिनके माजी में कुछ ऐसी तल्ख यादें वाबस्ता होती हैं, वो उनको तवज्जो का मरकज़ बना के उन पे डिवेल करते रहते हैं, उन पे बार बार सोचते रहते हैं, जिससे कि डिप्रेशन हो जाती है। इसके अलावा भी दिमाग, मैं उसमें एक मिनट उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिमाग हमारे जिस्म का हेड है और उसमें हल्की सी ऊंच नीच जो सोच की है हमारे पूरे जिस्म को मुतासर करती है। लेट से कि आप इवन हल्का सा दिमाग में अगर एंग्जाइटी या स्ट्रेस महसूस करेंगे तो आपके दिल की धड़कन भी मुतासर होगी और तेज़ हो जाएगी। इसलिए हमारी तमाम तर जो वर्किंग है, बॉडी की वर्किंग है और हमारे दिमाग की वर्किंग है, उनका इन्हिसार
कैसे ऐसे है कि आप दिमाग में या लाशऊर में या कॉन्शियस माइंड में क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा, मैं अब चूंकि आपका जो तरीका इलाज है और जो आप सिम्टम्स बताते हैं वो आपका बुनियादी तौर पर रीढ़ की हड्डी के साथ जो है जो मोहरे हैं उनसे रिलेटेड है। वो लोग जो तवील अरसे से इस बीमारी का और इन मुश्किलात का शिकार है वो आपसे रब्ता कैसे करें, नंबर 1, और नंबर 2, रीढ़ की हड्डी से आप तमाम तर मामलात को कैसे जज करते हैं? रीढ़ की हड्डी जैसे ही कोई मोहरा मुतासर होता है, लेट्स से मैं हल्का सा उसमें आपको ये और अपने आपके नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि जिस्म के जैसे ही कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आता है या कमी बेशी होती है तो इसमें डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। विटामिन B12 की कमी से जो इससे मुंसलिक हराम मगज़ के असाब है जिनमें खून की गर्दिश होती है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। मोहरे जो हैं और डिस्क जैसा कि आपने जिक्र किया वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब उनमें खून की गर्दिश मुतासर हो गई तो उसमें पेन, तकलीफ, हर चीज़ आ जाएगी और यहाँ तक कि जहाँ ब्लड सर्कुलेशन पूरी होगी ना वहाँ पेन होगी, ना स्वेलिंग होगी, ना स्ट्रेस होगी। लेकिन जैसे ही ये हराम मगज़ के असाब में खून की गर्दिश कम होती है, मोहरे अपनी जगह स्ट्रेस में आते हैं, साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन मुतासर हो जाती है। किन किन शहरों में आप इलाज करते हैं, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। यहाँ एक बार फिर बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड जावेद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बेख्वाबी के मरीज़ और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, ये दो जो हैं जो मर्ज़ हैं बहुत आम होते जा रहे हैं, इनका इलाज कैसे मुमकिन है? दवाइयाँ लेना ज़रूरी है या दवाइयों के बगैर भी मुमकिन है? और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान के किन किन शहरों में आप बैठते हैं और कहाँ पर जो है लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जी वकास, मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो बेख्वाबी का तल्लक है, इंसोम्निया का तल्लक है, जो हमें नींद कम आती है, आम तौर पे ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार होती हैं और कुछ मर्द भी शिकार होती हैं। लेकिन दवाइयाँ जो हैं कोई भी दिमाग तक नहीं पहुँच पाती और दिमाग जो है वो कंट्रोल करता है नींद को, सबकॉन्शियस को। उसमें दो चीज़ें याद रखिए, एक तो जिस्म में कैल्शियम और क्रोमियम की कमी जो है वो नींद को मुतासर करेगी। दूसरा, नींद का तल्लक हमारी सोचों से है। हम इस हालत में जिसमें अभी बैठे हैं इस वक्त हमारा दिमाग एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में है। इसमें 12 से 24 फ्रीक्वेंसी है ख्यालात की जो लगातार हमारे दिमाग में ट्रेवल कर रही है। जब इसको आप 3.5 से 7 तक नहीं लाएंगे, यानी अपनी एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड को स्लो नहीं करेंगे, नींद नहीं आएगी। उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा आपको कि अगर आप दवाई भी नींद की ले लें जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करती है, अगर आप सोच रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे हैं और आप टीवी को, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड भी करना चाहूँगी क्योंकि कुछ एग्जांपल्स मैंने भी ऐसे देखे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी भी टेंशन हो तो वो नींद का गलबा ज़्यादा हो जाता है उन पे कंपैरेटिवली, कि नींद कम आए, आम रूटीन से वो ज़्यादा सोते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? जी, उसमें चूंकि ख्यालात स्लो हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, टेंशन में वो एक नुक्ते पर मरकूज करते हैं जिसकी वजह से वो फ्रिक्वेंसी है, जैसे मैंने कहा 12 to 24 साइकिल्स इस वक्त जिसमें आप बैठे हैं एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में, वो एक नुक्ते पे जब मरकूज होगी तो उसमें ख्यालात की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी जिसकी वजह से उसकी नींद ज्यादा आ जाएगी। अगर आप उन ख्यालात को इंटेंशनली कंट्रोल करके स्लो डाउन कर लें, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी 3.5 से 7 साइकिल्स पर सेकंड तक ले आएं, तो खुद ब खुद नींद आ जाएगी। इसके कई तरीके हैं जो अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स से मैं एक सादा सा तरीका बताता हूं कि आप अपने, जैसे मैंने कहा कि 12 से 72 हज़ार तक ख्यालात आते हैं। अगर आप अपने ख्यालात को चेंजिंग को यानी फ्रीक्वेंसी को, मुख्तलिफ ख्यालात को कंट्रोल करें, और अगर इवन आप ये ख्याल कर लें या तो एक नुक्ते पे मरकूज कर लें, जैसे अभी आपने टेंशन की मिसाल ली, या आप अपने सांस पे भी इवन मरकूज कर लें अपनी तवज्जो को। आप अपना सांस को अवेजन लेट से आप कर लेती हैं कि नाक के रास्ते सांस जा रहा है और हार्ट तक या फेफड़ों तक जा रहा है और उससे वापस आ रहा है, तो बाकी टेंशन डाइवर्ट कर लें, आप डाइवर्ट कर लेंगे उसको और आपको नींद आ जाए। अब उन शहरों का बता दीजिए जहां पे मरीज जो है वो आपसे कांटेक्ट कर। मैं ज्यादातर लाहौर में ही होता हूं, लेकिन ऑफ एंड ऑन जाता रहता हूं रावलपिंडी में और फैसलाबाद वगैरह में, लेकिन ज्यादातर लाहौर में। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि तमाम जो हमने अभी डिस्कस किया बैकबोन की प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के लिए मेडिसिन खानी ज़रूरी हैं या इसके बगैर भी इसका हल मुमकिन है? नहीं, मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्सेप्ट में मेडिसिन शामिल हो गई है कि मेडिसिन, सर दर्द भी हो तो हम चाहते हैं कि फ़ौरन डिस्प्रिन ले ली जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये
सर दर्द भी जो है ये भी एक्चुअली यही मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये भी पहले मोरे से मुंसलिक है आपके जो हराम मगज़ के असाब दिमाग से जो पहला मोरा मुंसलिक है उससे है। अगर उसमें आ जा थोड़ी सी स्ट्रेस आ जाएगी तो जो मीग्रेन जैसे है उसके मरीज होते हैं उनको बार बार जब भी वो टेंशन में होंगे सर दर्द आएगी। सर दर्द तो एक बॉडी में एक इन्फेक्शन का नतीजा है, जो किसी जगह भी बॉडी में आएगी तो सर दर्द करेगा। उसको अगर आप ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी तेज कर दें, डिस्परिन आपका क्या करती है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है थोड़ी सी बढ़ा देती है। आप कुछ ऐसे तरीके से लेट से कि आपकी मेन वेन यहाँ पे जाती है, आप अगर उसको बार बार पंप करेंगे दोनों हाथों से तो उस वक्त भी सर दर्द आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर लें कि जिसमें आप ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी बढ़ा सकें तो आप अपनी दर्दों को कंट्रोल कर पाएं। अच्छा, कुछ लोग भी सर दर्द होते हैं और एक मर्ज ऐसा है मोहब्बत जिसकी दवा जो है वो उसके जो मरीज हैं उनकी दवा भी आपके पास होती है, नहीं इस पे भी आपसे बात करेंगे और मजीद जो है क्या मामलात है और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज बगैर अद्वियात के मुमकिन है, इस पे भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले एक नजर न्यूज अपडेट्स पर। वेलकम बैक नाजरीन, और कर्नल रिटायर्ड जावेद मिर्ज़ा साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, एक बार फिर आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दो अमराज तो ना जो है वो लाइलाज हैं, कुछ लोग जो सर दर्द होते हैं मुसलसल और मोहब्बत के जो मरीज़ हैं उनकी भी कोई दवाई मौजूद नहीं है आपके पास, यह है? बिल्कुल है। मोहब्बत का तल्लक सब कॉन्शियस से है। आप जिस चीज़ को भी देखते हैं जब आप आंखें ब्लिंक करते हैं तो 15 सेकेंड में आपके सब कॉन्शियस में वो महफूज हो जाती है तस्वीर। अब उसकी छाप कितनी गहरी है, अब 15 सेकंड में मोहब्बत होती है ना सॉरी, मेरी एक बात सुन लेना। उसकी छाप कितनी गहरी है वो इस पे मुनहसर होगा कि कितनी बार देखा या कितने शौक व जज्बात से देखा, कितनी तवज्जो से देखा। तो आप इतने शौक व जज्बात से ना देखें कि आपको मोहब्बत हो जाए और उसको अपने सब कॉन्शियस में उसका इमेज थोड़ा सा लाइट करेंगे तो वो कंट्रोल। चलें, लाइट सा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मोटापा ये भी बीमारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है, इसके जो है इसको कम कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे किया जा सकता है और फिर हमारी जिंदगियों से इस उनसर को निकाला कैसे जा सकता है? जी विकास, मोटापे का तल्लक पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या इम्बैलेंस हुआ है बॉडी में। लेट्स से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हुआ है, फिजिकल इम्बैलेंस हुआ है, स्ट्रेस इम्बैलेंस हुआ है दिमाग से मुंसलिक, उससे भी आ जाता है, या किसी दवाइयों की वजह से। ये चारों वजूहात ऐसी हैं जो मोटापे का बायस बनती है। न्यूट्रिशनल लेट से इम्बैलेंस या फिजिकल इम्बैलेंस भी उसमें पार्शली आप कह सकते हैं। वो ये है कि आपकी इनटेक ज़्यादा है और जो आप काम करते हैं, लेट से भाग दौड़ करते हैं या बैठे हुए भी कुछ कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, आप कैलोरीज की इनटेक ज़्यादा लेते हैं। एक नॉर्मल आदमी को जो नॉर्मल काम काज करता है उससे 1200 से 1500 कैलोरीज की रोज़ाना की ज़रूरत होती है। लेकिन आप अगर इससे ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो आपको उसको खर्च भी करना चाहिए दिन में कि वो कंज्यूम भी कर सकें और आपकी बॉडी उनको जुज़्वे बदन बना सके। अगर नहीं बना पाते, आप इंटेक ज्यादा लेते हैं, कैलोरीज ज्यादा लेते हैं लेकिन उसको खर्च कम करते हैं तो वो आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मोटापे की हमने बात की। आजकल नौजवानों में भी हम देख रहे हैं एक मर्ज जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, मिग्रेन है। जी। वो डिप्रेशन से फैलता है या कोई भी जरा सी टेंशन होती है? पहले तो मिग्रेन को डिफाइन कीजिए कि ये है क्या और ये इतनी तेजी से फैल रहा है, इसकी बेसिक वजह आप क्या समझते हैं? हमारे चेहरे, दिमाग और जिस्म के कुछ हिस्सों को जो ब्लड सप्लाई है वो पहले वर्टेब्रा से होती है। पहला मोहरा जो अगर आप यहाँ पे हाथ जहाँ पे मैं रख रहा हूँ अगर आप रखेंगी तो यहाँ पे जो पहला दिमाग के साथ हड्डी का हिस्सा मुंसलिक है वो पहला वर्टेब्रा है या पहला मोहरा उर्दू में उसको कहा जाता है। उसमें जब स्ट्रेस आ जाती है तो वहाँ से जो ऑक्सीजन दिमाग को जानी है वो कम हो जाती है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं तो उस सूरत में हमारा दिमाग जो है मज़ीद उसको कम कर देता है, उस ऑक्सीजन को एंग्जाइटी की वजह से कम जाने लगता है, जिससे जिस्म के और ख़ास तौर पे चेहरे और दिमाग के कुछ हिस्सों पे जैसे आंखों, चेहरे पे, सर के कुछ हिस्सों पे जैसे आधे सर का दर्द भी इसे कहते हैं, ऑक्सीजन कम जाने लगती है जिससे झुंझलाहट का शिकार दिमाग फैलने लगता है जिससे कि ये मिग्रेन होती है। उसकी एक तो टेंशन से बचत और दूसरी पहली सर्वाइकल से उसको दुरुस्त जगह पे लाया जाए ताकि स्ट्रेस उससे दूर हो जाए और
اچھا ایک معاملہ اور بھی بہت تیزی سے دیکھنے میں آ رہا ہے، شاید وہ جو ہمارا کھانا ہے اس کی وجہ سے ہے، کولیسٹرول میں بہت تیزی سے اضافہ لوگوں کے ہاں ہو رہا ہے، کیا اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کولیسٹرول ہے کیا؟ پہلے تو یہ تو نالیوں میں چربی کی ایک تہ ہے جو ہماری خون کی نالیوں میں جمع ہو کے خون آنے جانے سے روکتی ہے، اور یہ ایل ڈی ایل ایک قسم ہے کولیسٹرول کی جو کہ غلط قسم کا کولیسٹرول ہے، اور اس میں ہماری کھانے کی عادات، لیٹ سے لاہور میں دے لے پوڑی، حلوہ، ہریسہ، ایسی چیزیں جو ہم روزمرہ کے جیسا کہ ابھی رش بلیٹن لگا کے رہا ہے۔ بعد اس پروگرام کے بعد ہم ناشتہ کریں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ ناشتہ پوڑی حلوے کا کریں گے۔ اچھا، تو ان چیزوں کو جس میں کہ بازار میں چیپ قسم کا آئل استعمال کیا جاتا ہے، چربی استعمال کی جاتی ہے، وہ آئل ہماری رگوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور ہماری کھانے کی عادات ان کو تقویت دیتی ہیں کہ کولیسٹرول اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ چیخ کے آپ کو نالیاں خون کی کہہ بھی نہیں سکتی کہ میرے پہ رحم کرو اور اتنا نہ کھاؤ، اور اتنا گندا کھانا نہ کھاؤ، اور اتنا چیپ قسم کے آئل جس میں استعمال ہوا ہو وہ نہ کھاؤ، تاکہ میرا سانس بند نہ ہو۔ جب اس میں خون کی آنا جانا بہاؤ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس کا الٹا اثر ہوتا ہے اور بیک پریشر دل پہ آ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا، یہ تو ہم نے کولیسٹرول کی بات کر لی، ابھی چونکہ ہم بات کر رہے تھے بونز کی اور اس حوالے سے جوڑوں کی درد کی، تو یورک ایسڈ جو ہے اس کا بہت عمل دخل ہے، تو یورک ایسڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے جو ہے وہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، پھیل رہا ہے، کہ کہہ لیں کہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم لوگ بعض اوقات جو ہمیں پرہیز بتائی جاتی ہے کہ اس میں آپ بادی چیزیں مت کھائیں، دالیں مت کھائیں، آپ سبز پتوں والی سبزیاں مت کھائیں، یورک ایسڈ آپ کا بڑھ گیا ہے، تو یورک ایسڈ کیا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، کیوں بڑھ جاتا ہے؟ یورک ایسڈ ایک قسم کی تیزابیت ہے جو ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے، جو بنیادی طور پہ اس کا لیول 3.5 سے لے کے 7 تک ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ ہمارے کھانے پینے کے انداز سے، جیسے کہ ہم گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ طرح کی دالوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے، اور کچھ طرح کے گوشت، خاص طور پہ جو ریڈ میٹ ہے اس میں بہت زیادہ یورک ایسڈ ہوتا ہے۔ ہماری عادات میں چونکہ اس طرح کا گوشت کھانا شامل ہے جس سے کہ تیزابیت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مختلف جوائنٹس پہ یہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ اس کے بجائے کہ آپ کو چلنے پھرنے اور جوائنٹس کو ڈیمیج کرے، اس کے سب سے بہتر نشانی جو آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جس جوائنٹ پہ ذرا سی پین ہوگی یا جس جوائنٹ پہ دوسرے لفظوں میں یورک ایسڈ نے حملہ کیا ہوگا وہاں پہ ہلکی سی ریڈنس آ جائے گی۔ اگر آپ الٹی طرح کا ہاتھ لگائیں اس پہ تو آپ کو وہاں پہ ہلکی سی گرمائش محسوس ہوتا ہے، یہ بھی یورک ایسڈ؟ جی اس سے منسلک ہے، اس سے اور بھی چیزوں سے منسلک ہے، لیکن وہ بھی ایک کاز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو طریقہ علاج ہے اس میں ذیابیطس جسے ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس کے خاتمے کی کوئی صورت ممکن ہے؟ جی ایکچولی وکاس میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا تعلق تھوریسک یعنی ٹی جو 7 سے ہے، اس کا تعلق جو پینکریاس کو خون سپلائی کرتا ہے، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کے درمیان والے حصے میں جو درمیان والے موہرے ہیں 12 موہرے ہیں، اوپر 7 موہرے سروائکل کے ہوتے ہیں، اس سے نیچے 12 یہ ہوتے ہیں، اور پھر لمبر کے موہرے شروع ہو جاتے ہیں 5۔ تو ان میں جو T7 ہے 7واں موہرا جو ہے تھوریسک کا، اس کا کام پینکریاس کو یعنی لبلبے کو خون سپلائی کرنا ہے۔ اس میں جب سٹریس آ جائے گی تو وہ خون سپلائی بند کر دے گا، جب اس کی پینکریاس کی انٹیک کم ہو جائے گی تو اپنی آؤٹ پٹ جو انسولین ہے وہ کم کر دے گا۔ ہم اس کو باہر سے انسولین دینا شروع کر دیتے ہیں انسٹیڈ آف کہ ہم جڑ پہ جائیں اور اس کو ٹھیک کریں کہ اس کا کاز کیا ہے۔ اس کاز کو ٹھیک کرنے کے بجائے ہم اس کو باہر سے انسولین دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو irrelevant کر دیتے ہیں۔ جب یہ T7 اور پینکریاس کو خون سپلائی کرنے والے نروز جو ہیں وہ irrelevant ہو جائیں گے اور آپ باہر سے انسولین دینا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ ویک ہوتا جاتا ہے، اور کچھ صورتوں میں بہت زیادہ ڈائبٹیز کی صورت میں وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اور جب مکمل طور پہ وہ ختم ہو جائے گا پھر تو اس کی ریوائیول نہیں، لیکن ابتدا میں جبکہ ڈائبٹیز شروع میں ہے ابھی وہ خون سپلائی وہاں سے پینکریاس کو کم ہو رہی ہے، اس وقت آپ اس کو کاز کو درست کریں تو آپ کے طریقہ علاج میں یعنی اس کا خاتمہ ممکن؟ جی ممکن۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ بلڈ سپلائی کی بات کر رہے تھے، تو ایک ہارٹ پیشنٹس کے لیے ٹرمز یوز کی جاتی ہے انجائنا پیشنٹ، یہ انجائنا کیا ہوتا ہے؟ یہ پراپر دل کی ہی بیماری ہے یا یہ کوئی اور بیماری ہے؟ کیا اس حوالے سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایکچولی یہ آپ کی آکسیجن کے ساتھ منسلک ہے۔ ٹھیک ہے۔ آکسیجن جو آپ ہارٹ کو دیتے ہیں، آپ یہ جانتی ہوں گی کہ ہم سانس لیتے ہیں اور بقول شاعر وہ یہ کہتا ہے کہ سانسوں کے آنے جانے سے ہے زندگی کا سلسلہ، چلتا رہے تو یہ جہاں اور رک گیا
तो वो जहां, ठीक है। हम सांस लेते हैं, फेफड़ों तक जाता है, फेफड़े हार्ट को देते हैं, इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन। और जब आप एक्सेल करते हैं, सांस निकालते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर ये ऑक्सीजन वीक पड़ जाए, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो वीक हो जाएं और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी जारी ना रख सके, जो कि अक्सर बुढ़ापे में भी होता है, कुछ सूरतों में होता है, तो उस सूरत में ये एंजाइना का अटैक हो जाता है। आपके ऑक्सीजन जब पूरी नहीं हार्ट को मिलेगी तो उसमें बाजू में, लेफ्ट बाजू में और सीने के कुछ हिस्सों में पेन महसूस होता है। अच्छा, और ये भी हार्ट की जो पेशेंट आप तक रसाई जिनकी मुमकिन नहीं है, क्या आपकी किताबों से वो इस्तेफादा कर सकते हैं? कोई हेल्प हो सकती है आपकी बुक्स से या नहीं? जी, मेरी जो बुक्स है वो हेल्थ पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हैं, जैसे जिस्म में तोड़ फोड़ के हवाले से है, उन निशानियों से है जो जिस्म पे आ जाती हैं, आपको लेबॉरेटरी का रुख नहीं करना पड़ता ब्लड टेस्ट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, और फिर रीढ़ की हड्डी से जो मुंसलिक अमराज है उनसे डेफिनेटली इस्तेफादा किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी का किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए पीने के हवाले से, और दूसरा कि चूँकि सर्दियों का मौसम है, ठंडा मौसम है, सर्द मौसम में एक आम आदमी का डाइट प्लान क्या होना चाहिए? हमारे जिस्म में, जैसे आपने पानी पे सवाल किया, 75% पानी के जुजियात हैं। जैसे ही उनमें कमी आती है तो हमारे बॉडी का हर हिस्सा मुतासर होता है। सबसे पहले हमारी जिल्द मुतासर हो जाएगी, उनमें थोड़ी सी लाइटनेस आ जाएगी, वो शाइन नहीं रहेगी जो है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर यरकान का कोई मरीज हो तो कभी उस पर रेडनेस नहीं, लाली नहीं देखी होगी आपने, उसकी हिलाहट होती है। इसी तरह आपकी पानी के जुजियात जब कम हो गए तो उसमें जो शाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने, फिर आपके जोड़ों पे अटैक होगा, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगी क्योंकि आप पे कम हो जाएगा। मैं उसके 75% मैंने बताया, और आपके तमाम तर बॉडी उसमें पानी की एक मेजर हिस्सा शामिल है। अब पीने का अंदाज, पीने का तो आप सारा दिन पीजिए, ठंडा पीजिए, गर्म पीजिए। गर्म ज़्यादा पीते हैं, नीम गर्म पीते हैं तो ज़्यादा बल्कि मुनासिब है, क्योंकि आपका मैदा उसमें कि आप गर्म खाना खाते हैं उसके साथ ईजिली डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप सारा दिन पानी 7 से 8 गिलास नहीं पी पाते तो मैं उसका आसान तरीका आप बताता हूं, जिससे आपके गुर्दों के अमराज भी दूर हो जाएंगे और पेट के अमराज भी दूर हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन भी अगर है तो वो दूर हो जाएगी। वो ये, सुबह सवेरे नहार मुंह 4 से 5 गिलास पानी पीजिए। नहार मुंह मैंने इसलिए कहा कि मुंह में सलाइवा बनता है। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए कोई प्रोसेस, कोई तरीका बताइए कि जी आप आधे घंटे में पी लें, आधे घंटे में पी लें, लेकिन नहार मुंह पिएं। और उसके बाद शर्त यह है कि पौने घंटे तक कुछ ना खाए पिए। जब आप 4 से 5 गिलास पानी पिएंगे तो एक तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी, दूसरा जैसे इरिटेबल बाउल हो जाता है और आपका पेट जो है हाजमा खराब हो जाता है। अच्छा, वो तमाम जुजियात वाश हो जाएंगे, जो केमिकल्स जमे हैं गुर्दे वाश हो जाएंगे। एक दफा फिर मैं एक पॉइंट बीच में से मिस हुआ, नहार मुंह आप पीने की कुछ वजह बता रहे थे। मैं सलाइवा बता रहा था कि मुंह में पैदा होता है। उसकी मिसाल ऐसे है कि पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर कोई जख्म ना भरे तो उस वक्त सुबह का आप लगाएं, लब लगाएं, ठीक है। वो इसलिए कहा जाता था। और अगर ये सलाइवा मुंह में ना पैदा हो तो उससे आपके मुंह में छाले बन जाएंगे, ये आपकी रिपेयर का काम करता है। अगर आप उसको पानी के साथ सलाइवे को पेट में ले लेंगे तो आपके जिस्म में जितनी पेट के अमराज में तोड़ फोड़ है, आपकी अंतड़ियों में जितनी तोड़ फोड़ है, उनको भी रिपेयर करेगा। आखिर में बस अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो मरीज आपसे रब्ता करना चाहें कैसे कर सकते हैं, कैसे मुमकिन? मेरी वेबसाइट है माइंड बॉडी प्लस स्पिरिट के नाम से। मेरा मोबाइल नंबर भी वेबसाइट पे दिए गए हैं, 0300 और 0332413440, 0345402244, और वेबसाइट देख सकते हैं या chiropractor.com पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड जावेद मिर्ज़ा साहब, आपने वक्त दिया और यकीनन जो है आज कर्नल साहब की यहाँ मौजूदगी जो है और जिस हवाले से उन्होंने बात की है, और उसमें ना सिर्फ जोड़ों के अमराज शामिल हैं बल्कि आपके जिस्म के साथ रिलेटेड तमाम अमराज और उनका जो रिकवरी है वो प्लान भी उन्होंने बताया है, और ये मसीहा आप तक पहुँचाया है नियो न्यूज़ ने। अब पाकिस्तानी इस मसीहा से कितना इस्तेफादा करते हैं ये अब उन पर ही इन्हिसार करता है। नियो स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। हर नई खबर जानने के लिए देखते रहिएगा नियो न्यूज़।